नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज किसान नेताओं ने भारत बंद की कॉल दी थी। इस भारत बंद के दौरान जो तस्वीरें आई, उनमें से ज्यादातर आम जनता को परेशान करने वाली तस्वीरें थी। जगह जगह रोड ब्लॉक किए गए, सड़कों पर लंबे लंबे जाम लगे, ऑफिस जाने वाले लोग घंटों तक रास्तों पर अटके रहे। कई जगह मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने वाली एम्बुलेंस भीड़ में फंस गई। महिलाओं और बच्चे ट्रैफिक में घंटों फंसकर परेशान हुए। कई जगह ऑफिस जाने वाले लोगों को सरेआम पीटा गया। कहीं कहीं तो बसों के शीशे तोड़ने की तस्वीरें आई। कुछ लोगों ने कहा सड़क रोकने वाले लोगों ने उन्हें गालियां दी। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जा रही एक एम्बुलेंस को रोक लिया गया, मरीज की जान खतरे में डाल दी गई। किसानों के नाम पर बहुत सारे लोगों ने रेल पटरियों पर धरना दिया और 25 ट्रेन रद्द करवाई। लाखों लोग परेशान हुए और फिर किसान नेताओं ने कहा भारत बंद सफल रहा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीरें पंजाब से आई। यहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने किसान मोर्चे के भारत बंद को समर्थन दिया था, इसलिए यहां किसान मोर्चे के लोग जगह जगह काबू से बाहर हो गए। प्रदर्शन करने वालों ने सरहद पर युद्ध अभ्यास के लिए जा रहे जवानों का रास्ता भी रोक दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने किसानों के नाम पर आंदोलन करते हुए फौजियों के सामने उनके काफिले को रोकने के लिए ट्रैक्टर खड़े कर दिए। जालंधर में 6 लेन के हाईवे पर किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने तंबू गाड़ दिए। दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए। कुछ देर के लिए 3 लेन खुली थी, वो भी इसलिए क्योंकि आर्मी का काफिला गुजर रहा था। पूरी की पूरी बटालियन थी। साजो सामान के साथ हमारे फौजी वॉर एक्सरसाइज के लिए जा रहे थे। काफिला आधा गुजर गया। उसी वक्त किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं को न जाने क्या सूझा, सड़क पर आर्मी के काफिले के सामने ट्रैक्टर अड़ा दिया। आधी गाड़ी आगे निकल गई, आधी फंस गई। पहले सेना के जवानों ने किसानों से बात की, उन्हें समझाया, बताया कि वॉर एक्सरसाइज पर जा रहे हैं, इसलिए जाने दिया जाए, लेकिन किसान नेता नहीं माने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुबह 8:30 बजे की है, जालंधर के पीपीए चौक की है। जब किसान मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जवानों की बात नहीं सुनी, तो अफसरों ने किसान नेताओं से बात की। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर ने रास्ता ब्लॉक करके बैठे किसान नेताओं को समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। किसान नेता आर्मी के काफिले को लीड कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल को कृषि कानून का पाठ पढ़ाने लगे। इस आंदोलन में साथ खड़े होने के लिए समर्थन देने की बात करने लगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा फौज का काम सीमाओं की हिफाजत करना है, वॉर एक्सरसाइज में वक्त पर पहुंचना जरूरी है, हमारे लिए वक्त की पाबंदी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो वहां मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि सरहद पर तो रोज एक्सरसाइज करते हो, एक दिन हमारे साथ एक्सरसाइज कर लो, क्या बिगड़ जाएगा। करीब आधे घंटे तक जद्दोजहद करने के बाद जब दिल्ली से किसान नेताओं के फोन पहुंचे, तब जाकर जालंधर में फौज के काफिले को रास्ता मिला। आप सुनो मेरी बात, एक्सरसाइज है फौज की, आधी गाड़ियां चली गई, आधी गाड़ियां आप लोगों ने रोक रखी है। ओथे करे साथ में रोकना है, बाटर करे रोकना है, सामने रोकने बने मोरे हो गए। अजय एक्सरसाइज हमारे साथ नहीं आगे ना बैठो, आज पता लगा फौजी बेरे आज फौजी इधर बने दियो, मरना शहीद होना। हजे रुक जाओ, दादा आज देखी जो मोदी की पता लग गई। चलो करान हम लोग क्या आप आपने सेना के अफसर की बात सुनी। वो किसानों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेना के काफिलों को रास्ता दो, आधा काफिला आगे जा चुका है, एक्सरसाइज शेड्यूल्ड है। लेकिन किसान मोर्चे का कार्यकर्ता कह रहा है कि एक दिन किसानों के साथ भी एक्सरसाइज करो। उसे पता ही नहीं कि वॉर एक्सरसाइज और कसरत में क्या अंतर है। वो वॉर एक्सरसाइज को भी किसी तरह की कसरत समझ रहा है। लेकिन जब हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने राकेश टिकैत को वीडियो दिखाया, तो बोले किसान फौजियों से बात कर रहे थे, सरहद के हालात पूछ रहे थे। जब उनसे बात हो गई तो फौजियों को आगे जाने दिया। किसी को छूट आप लोगों ने दी थी क्या, चाहे वो एम्बुलेंस हो, आर्मी हो, पुलिस हो, कुछ इस तरह के मूवमेंट? सब छूट थी उनको। जो एम्बुलेंस है, बीमार आदमी है, डॉक्टर का कागज ले रहा, उसने हाथ से भी कागज किसी ने लिख लिया कि मुझे जाना है, तो उसको भी विश्वास करके उसको भी छोड़ दिया।
कोई जरूरतमंद लोग थे तो उनको छूट रही पूर्ण रूप से। एक सर वीडियो आ रहा है पंजाब के जालंधर में, यहाँ पे आर्मी के एक मूवमेंट को रोका जा रहा है। आर्मी वाले ये प्लीड कर रहे हैं कि भाई हमारा काफिला है, इनको जाने दीजिए, तो इसको रोका गया जालंधर का वीडियो। क्या इस तरह से आप लोगों के संज्ञान में आया है? नहीं आया है, तो बातचीत इनसे कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे थे कि ऊपर बॉर्डर पे क्या क्या हालात है। आप भी बटुए जवान थे, ये बैठ नहीं सकते थे और ये कह रहे थे, बता रहे थे, इनसे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हालात है ऊपर के, क्या है, तो रोका नहीं गया, इनको सबको जाने दिया। फिर जाने दिया गया। बातचीत करने की कोशिश करते हैं ना हर आदमी, किसान क्योंकि मिलिट्री से लगाव करता है वो, तो उससे पूछता है, वो क्वेश्चन कर रहा था कि क्या हालात है ऊपर के। और कहीं इस तरह से कोई आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आई है कि दिक्कत हुई है लोगों में? कोई दिक्कत नहीं हुई। बिहार में थोड़ा वो हुआ, कहीं झगड़ा हुआ बिहार में कुछ, हाँ कुछ जो सरकार के लोग होंगे उन्होंने बदतमीजी करी, वहाँ पे था, और जगह से सब ठीक है। खासकर अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें, जहां आप लोग काफ़ी संख्या में बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, इस पूरे 2 स्टेट की बात करें तो वहां पे कैसा रिस्पांस आम लोगों का मिला है? वहाँ आम लोगों का ठीक रहा, सब पूर्ण रूप से सब लोग साथ में हैं और दुकानदार भी साथ में वहाँ पर रहे हैं, उन्होंने बंद करी अपनी दुकान। अब टिकैत साहब कह रहे थे कि ये किसान नेता फौज के अफसरों से बातचीत कर रहे थे, सरहद का हाल पूछ रहे थे। मैं आपको एक बार फिर से सुना देता हूं तो आपको असलियत पता चल जाए, आपको पता चले कि सच क्या है। एक्सरसाइज है फौज की, आधी गाड़ियां चली गई, आधी गाड़ियां आप लोगों ने रोक रखी है। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਬਣਾ ਰੋਕਣਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਪੈਣੇ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ अजय ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੌਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਫੌਜੀ ਘਰ ਵੀ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ मरना शहीद होना हजे रुक जाओ। ਬਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ हम लोग क्या आप असल में इस बात को ध्यान से इसलिए सुनना चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो कि अगर सेना के अफसर को, फौज को इस तरह से रोका जा सकता है तो फिर आम आदमी का क्या हाल हुआ होगा। किसान आंदोलन के नेताओं ने ये बातें तो बड़ी बड़ी कही, दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। जालंधर में सेना के काफिलों को रोका गया तो मुंबई और हरियाणा में एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया गया। 2 से 3 घंटे तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। हमारे संवाददाता राजीव कुमार ने बताया कि आज सुबह मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कम से कम 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम था और इनमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। पता चला कि एम्बुलेंस को 9 बजे हॉस्पिटल पहुंचना था, हार्ट ट्रांसप्लांट का केस था। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे वक्त में बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, लेकिन यहां कुछ ऐसा नहीं था। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि ये जाम क्यों लगा, रास्ता क्यों रोका गया, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। आप राजीव कुमार की रिपोर्ट देखेंगे, उन्होंने जो तस्वीरें भेजी हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आज सुबह लोगों को किस कदर बुरे हालात का सामना करना पड़ा और ये सब कुछ किसान आंदोलन के नाम पर हो रहा था। ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे की तस्वीर है। लगभग 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लोग जहां तहां फंसे हैं। सुबह सवेरे तमाम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियों से निकलकर हाईवे के किनारे खड़े हैं। दरअसल ये लोग अपने अपने दफ्तर जाने के लिए, कार्यालय जाने के लिए निकले थे, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक में बुरी तरह से फंसे हुए हैं हाईवे पर। ये तस्वीरें वाकई में बेहद चौंकाने वाली है। और आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अब अपनी गाड़ियों को यू टर्न करके वापस दूसरी दिशा में जाने को मजबूर हैं। फिलहाल यहाँ पर जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को आपको दिखाता हूँ। लगभग 15 से 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर फंसा हुआ है इस ट्रैफिक जाम में और इस एम्बुलेंस को मुंबई की दिशा में जाना है, लेकिन एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक जाम में फंस गई है। इस वजह से आगे नहीं जा पा रही है। इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कितनी देर से आप लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं? 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 7 बजे से फंसे हुए। और मेरा 9 बजे का पिकअप था रिलायंस हॉस्पिटल से, अर्जेंट पिकअप था, हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट है। अभी 2 घंटे से यहीं खड़े फंसे हुए। कुछ पता चल रहा है कि कितना लंबा ट्रैफिक जाम है और कितना समय लग सकता है आप लोगों को? यही नहीं पता कि जाम काहे का है, कुछ अभी यहाँ तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है काहे का जाम है। सिर्फ मुंबई में नहीं, हरियाणा से भी इसी तरह की तस्वीर आई है। पलवल में भी किसानों ने रोड ब्लॉक किया था।
यहां भी लंबा जाम लगा, जाम के बीच में एम्बुलेंस फंसी रही, किसी ने सुध नहीं ली। किसी किसान नेता ने इस बात की फिक्र नहीं की कि एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज है उसका क्या होगा। फौजियों के साथ साथ, मरीजों के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चे के सपोर्टर्स ने कैसा सलूक किया ये तो आपने देख लिया। लेकिन कुछ देर पहले राकेश टिकैत कह रहे थे कि किसान मोर्चे को जनता की बहुत फिक्र है, इसलिए भारत बंद के दौरान जनता की दिक्कतों का ख्याल रखा गया, जनता को तमाम तरह की सहूलियतें दी गई। तो जनता को कैसी सहूलियतें दी गई इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं। आज हमारे रिपोर्टर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद थे। हर जगह की तस्वीरों में सिर्फ परेशान होते हुए लोग और मुस्कुराते हुए प्रदर्शनकारी दिखे। किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन और बंद तो पहले भी हुए, लेकिन इस तरह की तस्वीरें पहले नहीं आई। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो गुरुग्राम की हैं, सुबह के वक्त की हैं। ये वो सड़क है जहां 8, 10 या 12 नहीं बल्कि 16 लेन है, 16 लेन की सड़क है, यानी एक एक तरफ 8 लेन। मगर गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाली रोड पूरी तरह ब्लॉक थी। किसी ज़माने में जब दिल्ली गुरुग्राम में टोल टैक्स का सिस्टम था तब इस तरह की तस्वीरें हुआ करती थी। लेकिन आज भारत बंद के नाम पर, किसान आंदोलन की वजह से हजारों लोगों को इसी तरह का सफर इस्तेमाल करना पड़ा, कई कई घंटे जाम में बिताने पड़े। गुरुग्राम से साउथ दिल्ली पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन आज कई लोगों को 2.5 से 3 घंटे लग गए। और यह हाल सिर्फ एक रोड का नहीं था, एक शहर का नहीं था। ऑफिस आवर के दौरान दिल्ली नोएडा रोड पर भी गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। शुरुआत में लोगों को लगा कि थोड़ी देर का जाम होगा, धीरे धीरे खुल जाएगा, लेकिन जब काफी देर हो गई, काफी वक्त बीत गया, तो लोगों ने घर पर फोन करके पूछा आखिर बात क्या है, जाम क्यों लगा है। तब उन्हें न्यूज चैनल्स के जरिए पता चला कि आज तो भारत बंद का ऐलान था, यानी लोग इस आंदोलन के बारे में पूरी तरह क्लूलेस थे। रही बात पुलिस प्रशासन की, तो उनकी तरफ से ट्विटर पर लोगों को बताया गया था। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर से भी दोनों तरफ आवाजाही बंद थी। जो लोग आज NH9 में फंसे उन्हें महाराजपुर, अप्सरा और भोपुरा बॉर्डर पर डाइवर्ट कर दिया गया। हर तरफ लोगों का यही कहना था कि बार बार बंद बुलाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। ये बेकार की चीजें हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है, किसान अपना पॉलिटिक फायदा निकालने के लिए सब कर रहे हैं। ऑफिस वगैरह जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सारी दिक्कतें हो रही है सर। आगे हम ट्रैफिक से होकर आ रहे हैं, आगे हमें तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि सर इस रूट से जाइए, ये रूट ब्लॉक है, आप दूसरा रूट लीजिए। ये भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम सडनली आ रहे हैं, हमें मार्केट में जाना, बताइए हम कैसे जाएँ। कितनी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ रही है। वहाँ आगे हम ट्रैफिक जाम से लड़ते हुए झूलते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। हम भी अपनी दुकान के लिए सामान लेने जा रहे हैं, बताइए कहाँ से लेकर आए, कैसे लेकर आए। रोड बंद कर दी है, रोड ब्लॉक हो रखा है, इसमें दिक्कतें हो रही हैं। अब मैं वो तस्वीरें आपको दिखाता हूं जिन्हें देखकर आपको गुस्सा आएगा। सुबह लोग घंटों जाम में फंसे थे, मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, हजारों लोग ऑफिस पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन किसान नेताओं को लोगों की दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं था। जब लोग परेशान हो रहे थे उस वक्त राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े मजे से नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, आलू छील रहे थे। जब उनसे लोगों की दिक्कतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया। कहा जब लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि वीकेंड के साथ साथ मंडे को भी छुट्टी कर लो। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे ने आम लोगों के लिए 3 दिन की छुट्टी का इंतजाम कर दिया था। सोमवार को भारत बंद की कॉल दी थी। इसके बाद भी लोग अगर घरों से बाहर निकले, जाम में फंसे, तो इसमें किसान नेताओं की क्या गलती। इस तरह की तस्वीरें देखकर आम लोगों के साथ साथ बहुत सारे किसान नेता भी खफा हैं। 26 जनवरी से पहले तक भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट भी संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा था, इस आंदोलन के साथ था। लेकिन लाल किले पर हुई हिंसा के बाद यह गुट अलग हो गया। इस ग्रुप ने दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया। आज फिर जब आम पब्लिक की परेशानी की तस्वीरें आई तो इस ग्रुप के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने नाराजगी जाहिर की। भानु प्रताप ने कहा कि जो लोग भारत बंद करने की बात करते हैं वो असल में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। भानु प्रताप ने किसान आंदोलन की तुलना तालिबान से कर दी। जो किसान अपना कहीं जा रहा है, आ रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ ले रहा है, देश का किसान, उस पर अर्ज पड़ेगा क्या भारत बंद करके ये अपनी
आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाना चाहते हैं। इनका भारत बंद से क्या फायदा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जो भारत बंद के घोषणा कर रहे हैं वो केवल ये तो बतावें हम किसानों के किस फायदे के लिए कर रहे हैं। जैसे आतंकवादी संगठन तालिबानी संगठन जो है उसने अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उस तरह की गतिविधियों को ये बढ़ाना चाहते। भानु प्रताप सिंह का बात कहने का अपना अंदाज है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी संगठन के नेताओं को तालिबानी कहना ठीक नहीं है। किसान आंदोलन की तुलना तालिबान से करना बिल्कुल गलत है, लेकिन यह सही है कि आंदोलन का मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होता, हिंसा नहीं होता। आज संयुक्त किसान मोर्चे का जो भारत बंद था उसके बारे में मोटी बात यह है कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में भारत बंद का असर नहीं दिखाई दिया। महाराष्ट्र में मुंबई अहमदाबाद हाईवे रोके जाने की तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी की सरकार है और एनसीपी ने आज बंद को सपोर्ट किया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब सरकार पहले से ही किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, इसलिए पंजाब में बंद का असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। कई हाईवे ब्लॉक हुए, कई जगह ट्रैक्टर लगाए गए, कुछ जगहों पर रोड के बीचों बीच कंटेनर दिखाई दिए। मोहाली, अमृतसर, रूपनगर, जालंधर, पठानकोट, संगरूर, लुधियाना, फिरोजपुर और भटिंडा में स्टेट हाईवेज कंप्लीटली ब्लॉक थे। किसानों के भारत बंद की वजह से रेल रूट पर भी असर पड़ा। कई जगह किसान पटरियों पर बैठ गए और इसकी वजह से 25 ट्रेनें रद्द हुई। हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र, सोनीपत, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, जींद, हिसार में कई जगह लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर आज किसानों के बीच कंफ्यूजन भी नजर आया और इसकी वजह से किसानों के गुट आपस में ही भिड़ गए। आज सुबह भारत बंद की वजह से अंबाला बॉर्डर पर किसान आए थे। यहां एक तरफ पंजाब के तो दूसरी तरफ हरियाणा के किसान थे और देखते ही देखते दोनों तरफ जाम लग गया। क्योंकि जाम में कुछ एम्बुलेंस और कुछ एसेंशियल सर्विसेज के वाहन भी फंस गए थे। कुछ किसान इन व्हीकल्स को रास्ता बताने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ किसानों ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान आपस में भिड़ गए। नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। बिहार में खासतौर पर पटना में भारत बंद का असर दिखाई दिया। बिहार में महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने बंद को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, डाक बंगला चौराहे पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन आंदोलन के क्रेडिट को लेकर आरजेडी और किसान महासभा के नेताओं में बहस हो गई। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे कि रैली के दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सबसे आगे रहें, लेकिन किसान महासभा के लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था आंदोलन किसानों का है, आरजेडी के कार्यकर्ता चाहें तो पीछे जा सकते हैं। इस पर जगदानंद सिंह ने कहा कि सीपीआई माले के वर्कर तो अपने झंडे के साथ आगे हैं, तो फिर आरजेडी के कार्यकर्ताओं रैली के आगे क्यों ना आए। इसी बात पर किसान नेताओं और जगदानंद सिंह में बहस हो गई। झपट के क्यों बोल रहे हैं? हम लोग किसान महासभा माले वाला पीछे है, माले को लोग पीछे हैं, माले को लोग पीछे हैं। किसान महासभा नहीं, आप नहीं है, आप रहिएगा तो हम चिन्हेंगे ना आपको। वहाँ भी आप नहीं माने, हम लोग नहीं माने तो पीछे पीछे है करे, हम लोग माने मेरे संदूक की ये है किसान संदूक मोर्चा के जरिए। अरे बाबू तुम ही आगे रहना, लेकिन रुक तो जाओ सबको। आगे का सवाल नहीं है। 1,500 आदमी 5,000 नहीं दिखेगा क्या? सर हम लोग सर किसान आगे हम खाली है, कोई बैठ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित भारत बंद को बिहार में महागठबंधन ने समर्थन दिया है और इसलिए आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर हैं। ये पटना का डाक बंगला चौराहा है
और इस चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। आप देखिए ये पूरा चौराहा अभी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। आरजेडी के कार्यकर्ता झंडे बैनर के साथ हैं, आरजेडी के कई विधायक भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा वाम दलों के जो खासतौर से पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में हैं। कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन की बात कही गई है और इस तरह से भारत बंद को महागठबंधन ने बिहार में समर्थन दिया है। हालांकि दूसरे हिस्सों में बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं है। बड़ी बात यह भी कि आज जेडीयू ने भी इस बंद को सपोर्ट किया था। हालांकि किसानों के भारत बंद को लेकर आज केसी त्यागी ने दो बातें कही। उनका कहना था अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, बंद का आह्वान कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि किसानों को अब धरना देते हुए काफी वक्त हो गया, इसलिए अब सरकार को नए सिरे से बातचीत करनी चाहिए। और जहां तक विरोधियों का सवाल है तो किसान आंदोलन के नाम पर वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी समय समय पर इंक्लूडिंग जनसंघ एंड बीजेपी भारतीय राजनीति में बंद के आयोजन कराती रही। इसमें अगर हिंसा नहीं होती है तो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। हम इसको समाप्त नहीं करना चाहते। लेकिन सर आम लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है। पिछले 9 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। आम लोगों को दिक्कत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने को तैयार आए और बातचीत करें। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। मैं मानता हूँ बातचीत काफ़ी सकारात्मक रही थी। जब सरकार की तरफ से इन कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने का सरकार की तरफ से था आश्वासन, और 10-11 के करीब अमेंडमेंट भी वो स्वीकार करने को तैयार थे। वो एक अच्छा अवसर था जो सरकार ने और किसानों ने दोनों ने गंवा दिया। अब सरकार ने नई तरीके से पहल की है तो मेरा नरेंद्र तोमर जी से बहुत विनम्र आग्रह है और प्रधानमंत्री से भी कि वो नई तारीखों की घोषणा करें, नए स्थान की घोषणा करें और किसान संगठन उसको रेस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली, ये मुझको लगता है। विपक्षी दल तो उपहास के केंद्र बन करके रह गए। इनके पास न अपने किसान संगठन है, न किसान मसविदा है, न किसान नेता हैं और न किसान ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो किसानों का आंदोलन है इसकी आड़ में वो अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करना चाहते हैं। केसी त्यागी कह रहे थे कि सरकार को किसानों से नए सिरे से बात करनी चाहिए। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्या रिएक्शन है ये मैं आपको दिखाता हूं। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। मुझे लगता है किसानों को धरना देने का हक है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आम लोगों को परेशान करने का हक किसी को नहीं है। अगर किसान फौज के जवानों का रास्ता रोकने लगे, अगर अन्नदाता रोजी रोटी के लिए घर से निकले लोगों की राह बंद करने लगे तो इससे क्या हासिल होगा? किसान नेता जिद पकड़कर बैठे हैं, बस कानून वापस लो। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, बीच बचाव करने वालों ने सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन किसान नेता इश्यूज पर बात करने को तैयार नहीं है। सरकार ने 11 राउंड की बात की है, खुले दिल से बात की है, लेकिन किसान संगठनों के नेता कहते हैं कि सरकार बात नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके दरवाजे खुले हैं, उनकी सरकार कानूनों पर क्लॉज बाय क्लॉज बात करने को तैयार है। अगर कोई कमी है, कोई गलती, उसे सुधारने को तैयार है। लेकिन किसान नेताओं की शर्त है पहले कानून रद्द करो फिर बात करेंगे। अब अगर कानून रद्द हो गए तो फिर बात किस पर होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, किसान नेताओं ने उससे बात नहीं की। किसान नेताओं ने न सरकार की बात मानी न सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन सरकार पर दमन करने का, जुल्म करने का आरोप लगाते रहे। सच तो यह कि सरकार ने धरने पर बैठे किसानों पर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया,
लेकिन किसानों के नाम पर दंगा करने वाले लाल किले तक पहुंच गए थे। आज भी किसानों ने कई जगह लाठी डंडे का इस्तेमाल किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस ने संयम बरता और सब कुछ लोगों के सामने है। सरकार ने ऑफर किया था कि वो कृषि कानूनों को सस्पेंड करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगाई हुई है, पर किसान नेता बार बार यही बात दोहराते हैं कि कानून खत्म करो। इस पूरे प्रोसेस में धरने पर बैठे कई किसानों की दुखद मौत भी हुई है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और फिर इन मौतों का इस्तेमाल दुनिया में देश की सरकार को, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए किया जाए, यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मुलाकात कर रहे थे, तो किसान नेता ट्विटर के जरिए अमेरिका के प्रेसिडेंट से शिकायत कर रहे थे। जो बाइडेन से कह रहे थे, जब आप मोदी से मिलें तो कृषि कानूनों के बारे में बात करना। हालांकि किसी ने उनके ट्विटर मैसेज का नोटिस नहीं लिया, लेकिन इससे यह पता चलता है कि किसान नेताओं की मंशा क्या है, उनका मकसद क्या है, कौन उनके पीछे है। अब उनका मकसद किसानों का भला करना नहीं है, उनका मकसद तो मोदी सरकार को एम्बेरस करना है। इसीलिए सारे मोदी विरोधी किसान नेताओं का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। और सोचने वाली बात यह भी कि किसानों का आंदोलन, किसानों का भारत बंद सिर्फ उन राज्यों में ही सफल क्यों होता है जहां एंटी मोदी मोर्चे की सरकारें हैं। महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या बंगाल, यहां किसान मोर्चे का बंद सफल रहा। और जब से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है, तो एंटी मोदी मोर्चे के साथ साथ किसान मोर्चे को भी ताकत मिली है। अब ममता का फॉर्मूला किसानों ने भी अपना लिया है, और ममता का फॉर्मूला क्या है, यह आज एक बार फिर बंगाल में दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर बाई इलेक्शन है। भवानीपुर से ममता बनर्जी मैदान में है। बीजेपी पूरी ताकत से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, इसलिए रोज टकराव होता है। आज बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट दिलीप घोष पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, और हालत यह हो गई कि उन्हें बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। आज कैंपेन का आखिरी दिन था, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने ताकत झोंकी। बीजेपी के 80 नेता 80 जगहों पर अपनी उम्मीदवार प्रियंका टेब्रेवाल के लिए कैंपेन करने उतरे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष जग्गू बाजार इलाके में कैंपेन कर रहे थे, लेकिन ममता की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तृणमूल के वर्कर्स ने दिलीप घोष को घेर लिया, उनके खिलाफ नारे लगाए, और इस हंगामे के बीच दिलीप घोष वापस जाने लगे तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें वापस भी नहीं जाने दिया। दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की होने लगी। हालात बिगड़े तो दिलीप घोष के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पिस्टल निकाल ली, तब जाकर हालात काबू में आए। दिलीप घोष ने हमले के पीछे टीएमसी का हाथ बताया। दिलीप घोष ने कहा कि जिस तरह भवानीपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वहां चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव आयोग को बाई इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए। आज सबने देखा कैमरा के सामने जो घटना हुआ है, चुनाव घोषणा होते ही जब से हम चुनाव प्रचार में गए, हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हो रही है। बार बार हमको बाधित किया जा रहा है, काम से रोका जा रहा है। चुनाव प्रचार में हमारे उम्मीदवार हैं प्रियंका टेब्रेवाल जी, उनको जगह जगह रोका गया है। बीच बीच में झड़प चलता रहा। आज अंतिम दिन हम सारे कार्यकर्ताओं को 80 जगह में हम लोगों ने प्रचार शुरू किया। डोर टू डोर कैंपेनिंग और बूथ स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन करना था। साथ में 2-4 लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। और हम ज़्यादा लोग ले जाएंगे तो पुलिस हमारे ऊपर केस करेगा, और गुंडे 20-25 आके हमको अटैक करते हैं तो उन पर FIR भी नहीं होता है। वही हुआ, एक बस्ती में हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, जब पूरा हुआ तो हमारे ऊपर अटैक हुआ। कई लोग जाके हमको घेर लिया। हमारे साथी कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक पटक कर मारा गया, सर फोड़ दिया गया, लहू लुहान कर दिया गया। दूसरे महिला कार्यकर्ता साथ भी धक्का मुक्की किया। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ, और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया, मजबूरी उन्होंने बंदूक निकाला। अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता MP का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें बचाकर कार में बिठाया, लेकिन चूंकि दिलीप घोष पर हमले की खबर तेजी से फैली तो बीजेपी के कई कार्यकर्ता वहां पहुंच गए।
लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता दिलीप घोष तक पहुंच पाते उससे पहले तृणमूल के वर्कर्स ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अटैक कर दिया। इस हमले में बीजेपी के कई वर्कर घायल हो गए। हमारे संवाददाता कुमार सोनू आज भवानीपुर में ही थे। कुमार सोनू के सामने ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस हिंसा में घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से कुमार सोनू ने बात की। उनकी बात सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर हुआ क्या था, हिंसा क्यों हुई, मार पिटाई क्यों हुई। क्या हुआ आपके साथ? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दिलीप घोष पे पीछे वाला गली पे अटैक हुआ। अटैक होने के बाद वहां पे जब हम लोग जा रहे थे तो 150 से ज्यादा गुंडा लोग खड़ा था, टीएमसी का गुंडा लोग खड़ा था। वो गुंडा लोग पूरा घेर करके पहले धक्का मारते मारते दौड़ाया है। दौड़ाने के बाद यहाँ पे 150 गुंडा लोग एक साथ मिलकर के अटैक किया है। आंख से लेकर के हाथ से लेकर के, आप लोग को इधर भी खून कहीं कहीं दिख रहा है। मेरा दाहिना आंख से कुछ दिख नहीं रहा, ऑलरेडी दर्द होना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये तृणमूल राज का सच्चाई है जो जनता के सामने बार बार आते आया हुआ है और आज फिर वो अपना हरकत दिखा रहा है जो किस प्रकार से तृणमूल इलेक्शन लड़ते हैं, किस प्रकार से तृणमूल इलेक्शन जीतते हैं। तो दिलीप घोष साहब को भी चोटें आई हैं। हम लोग दिलीप दा के पास पहुंच नहीं पाए। हम लोग सिर्फ सुने जो दिलीप दा पे अटैक हुआ है तो हम लोग उधर जा रहे थे। हम लोग दिलीप दा के पास पहुंच नहीं पाए। उससे पहले ये लोग घेर करके मारधाड़ करने लगा है। तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ दिलीप घोष का ही घेराव नहीं किया, बीजेपी के एमपी अर्जुन सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की। बीजेपी ने प्रियंका टिबरेवाल को जिताने की जिम्मेदारी सांसद अर्जुन सिंह को दी है। वो प्रचार के आखिरी दिन अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने गए थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उन्हें दौड़ा दिया। ममता के सपोर्टर्स अर्जुन सिंह को बाहरी बताते हुए उनका विरोध करने लगे। टीएमसी के कार्यकर्ता गो बैक के नारे लगाते हुए हंगामा करते रहे। अर्जुन सिंह किसी तरह बचकर निकले। इन सारी बातों से नाराज बीजेपी की कैंडिडेट प्रियंका टिबरेवाल ने कहा कि बंगाल के लोग तो पहले ही जानते हैं, अब पूरी दुनिया समझ गई कि बंगाल में आतंक का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी सबसे बड़ा यहाँ पर संतरास का नाम है। पश्चिम बंगाल में जितनी भी हिंसा होती है सबके पीछे उनका हाथ है, क्योंकि उनके ही लोग करते हैं और वो खामोश बैठी रहती है मुख्यमंत्री होने के बावजूद, क्योंकि सत्ता का लालच है। और इस बार तो कुर्सी की बात है, कुर्सी पे दाव लगा हुआ है, तो इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है कि कुर्सी नहीं जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि इस लड़की को तो कोई जानता ही नहीं है, बच्ची है तो क्यों खून गिरा रहे हो लोगों का। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बंगाल की लड़की है ममता बनर्जी, कालीघाट की लड़की है ममता बनर्जी, क्यों मार रहे हो लोगों को। उनका अधिकार है आके वोट देने का। आपको एकदम जवाब मिल जाएगा ना वोट पर कि आपको कौन कितना क्या मानता है। ममता दीदी आजकल चुनाव के दौरान मंदिर और गुरुद्वारे भी बहुत जा रही हैं। नाटक कर रही हैं मीडिया और कैमरा को देख के, वरना उनने शुरुआत तो मस्जिद से की थी। मस्जिद छोड़ करके वो कुछ पहचानती नहीं है। अब चुनाव का समय आया तो मंदिर और गुरुद्वारे याद आ गए। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष भी हम सुन लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरी घटना के लिए, इन सारी वायलेंस की घटनाओं के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी को पता है वो चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह का ड्रामा कर रही है। The BJP has been continuously trying to create some trouble in order to gain media mileage from the very beginning in Bhawanipur campaign. 3-4 days back, they took the dead body of one man in front of Mamata Banerjee's residence, which is normally not done. Then their state president sat on dharna in the middle of the road in Kalighat. So their effort is to create trouble because they know they're not going to win the elections. भवानीपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर आपने बीजेपी का पक्ष सुना, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष सुना। अब मैं आपको भवानीपुर की आम जनता की बात सुनाता हूं। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने भवानीपुर के आम लोगों से बात की और उनकी बात सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि भवानीपुर में आजकल माहौल कैसा है। नाराजगी तो होगा। ये दुआरे गंगा का जो स्कीम चल रहा है, ये पे पानी का पानी चल रहा है सारा रास्ते पे, सारा वहाँ पे, तो अभी तो चलेगा। ये साधारण जो मानुस है उसको पूछिए जो क्या हाल किया अभी कलकत्ता का रास्ता घाट के, किया कोई डेवलपमेंट नहीं है। यही तो बात हो गया। तो लग रहा है कि इस बार ममता को प्यार मिल जाएगा। भवानीपुर की जनता को प्यार नहीं मिलने वाला है। यहाँ के लोग दीदी को चाहिए नहीं।
यहाँ के लोग को दीदी पसंद नहीं आ रही है और दीदी यहाँ पे तो तबाह कर दी। वोटर इस मुद्दे पे डाले हैं कि ममता दीदी यहाँ पे रह के बहुत उन्नति का काम की है और बहुत काम की। यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम, यहाँ के पब्लिक बहुत खुश है ममता दीदी से। रोजगार है, डेवलपमेंट है, सड़कें हैं, सब अच्छे से चल रहे हैं। ममता बनर्जी के राज में सभी ठीक है, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास चल रही है। तो कमल मुरझाने वाला है फिर? नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत टक्कर तो होगा ही, थोड़ा बहुत टक्कर तो रहेगा ही। कमल का भी थोड़ा बहुत टक्कर रहेगा। वन साइडेड है, ममता इज ममता। मोदी की जीत के लिए लड़ाई नहीं है, मार्जिन के लिए है। मार्जिन की लड़ाई है। दादा, बाई इलेक्शन हो रहा है, ममता दीदी मैदान में है, प्यार जीतने के लिए आपका, तो वहीं कमल खिलाने के लिए भाजपा के नेता भी इस वक्त मैदान में हैं। दिल्ली से नेता तक आ रहे हैं प्रचार के लिए। क्या लग रहा है, प्यार किसे मिलने वाला है? प्यार से अलावा यहाँ पे जिसका डर है ना, वो चीज होती है। क्या डर? सर ये तो मैं बोल ही नहीं सकता। ये तो यहाँ कलकत्ते में जो रहने वाला है ना, वही समझ सकता है। हम तो चाहेंगे टीएमसी जीत जाए, शांति बनी रहे। जिस राज्य में लोग कुछ भी कहने से डरते हैं, जो कहते हैं कि ममता जीत जाए तो कम से कम शांति रहेगी, यानी अगर ममता हारी तो हिंसा होगी, जिस राज्य में विपक्ष के नेताओं को वहां की पुलिस पर यकीन ना हो, विरोधी दलों के नेताओं को सेंट्रल एजेंसीज की सिक्योरिटी देनी पड़े, उस राज्य के बारे में क्या कहा जा सकता है? जिस तरह से बंगाल में इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद हिंसा हुई, हत्याएं हुई, बीजेपी के सपोर्टर्स को मारा गया, उसके बाद भवानीपुर का बाई इलेक्शन अगर शांति से बीत जाता तो लोगों को आश्चर्य होता। लेकिन एक बात सही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय लीडर हैं। उन्होंने 2/3 से भी ज्यादा सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाई है, इसलिए भवानीपुर से वो जीतेंगी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं। पश्चिम बंगाल में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए माहौल थोड़ा गर्म है, लेकिन यूपी में चुनाव में अभी देर है। इसके बाद भी सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सबसे ज्यादा मेहनत आजकल असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और ओवैसी सीधे सीधे मुसलमानों से वोट मांगते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों को ठगने का इल्जाम लगाते हैं। इसके बाद मुसलमानों से कहते हैं कि हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। कानपुर की एक रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के वोटों की दलाली करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने वाले नेताओं में अगर हिम्मत है तो उनके साथ बहस करें। आप मेरी बात को याद रखना, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, लोग आएंगे जिसको मैं दल्ले कहता हूं, वो दल्ले आएंगे तुम्हारे दरमियान में, जिन्होंने अपना जमीर बेच चुके हैं। और मैं इन दल्लों से कहा, आओ मेरे से मुकाबला करो, बहस करो, तुम 10 मिनट नहीं कर सकते मेरे सामने। कहा था ना, यूपी को ये 2 लड़के पसंद है, बहे गए, 300 बीजेपी जीत गई। फिर आपने 2 साल के बाद पार्लियामेंट में बहन जी के साथ अलायंस किया, आप नहीं जीत पाए। और इसके बाद ओवैसी ने मुसलमानों की तुलना बैंड बाजा पार्टी से कर दी। ओवैसी ने कहा, मुसलमानों की हालत बारात में बैंड बजाने वालों जैसी है। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ।
यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे ये बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं और कैसा बजाएंगे, हम अपना एक एक और पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबा कर कहेंगे कि बेटा अब नाचो तुम, अब बाजा बजाओ, अब पुंगी बजाओ। असदुद्दीन ओवैसी जबरदस्त ओरेटर हैं और उनकी बातों का असर होता है, उनकी बात लोगों के दिलों तक पहुंचती है और इससे आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी को हो रही है, क्योंकि अब तक मुसलमानों के वोट समाजवादी पार्टी को पड़ते थे। अब मैं आपको धूल मिट्टी में घूमते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि मोदी ये क्यों कहते हैं और बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। कल रात करीब 8:45 बजे प्रधानमंत्री मोदी अचानक सेंट्रल विस्टा पहुंचे, जहां भारत की नई पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये काम राउंड द क्लॉक चल रहा है। मोदी इस काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। चूंकि मोदी कल ही 3 दिन के अमेरिका दौरे से लौटे थे, दोपहर में करीब 12 बजे दिल्ली पहुंचे थे, तो इसके बाद उन्होंने 3-4 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की और इसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री को वहां देखकर जो मजदूर वहां काम कर रहे थे वो तो बिल्कुल हैरान हो गए। नरेंद्र मोदी करीब 1 घंटे तक सेंट्रल विस्टा के साइट पर रहे। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर जो इंजीनियर्स थे उनसे बात की, प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे सीनियर अधिकारियों से बात की, एक एक जगह की डिटेल ली और पूरा नक्शा देखकर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को समझा। ये सभा है, ये लोकसभा है, ये मेरी मेन सदन रहती है, नौकरी जो है उनका सिटिंग अरेंजमेंट जो है मौका भी बनाते हैं। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं ओरिजिनल राज्यसभा लेवल से कितना, ये लगभग 7.5 मीटर है। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो इंजीनियर्स थे, जो अफसर थे, जो वर्कर्स थे, वो थोड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि मोदी के बारे में, आने के बारे में, उनके विजिट के बारे में न तो कोई सिक्योरिटी अलर्ट था, न किसी तरह की इंफॉर्मेशन थी, न तैयारी थी। वो अचानक पहुंच गए थे। मोदी ने पहले अफसरों से बात की और इसके बाद मजदूरों से काफ़ी देर तक बात की। जो कर्मचारी वहां काम कर रहे थे उनसे भी बात की। तो हो जाएगा कितना समय हो गया है? गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? हाँ, किसके रहिए, क्या क्या कर रहे हो? हाँ, अब काम आएगा। अब मैं आपको इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ बता देता हूं। इसका ऐलान 2019 में किया गया था, दिसंबर 2020 में शिलान्यास हुआ और कोरोना के दौरान लॉकडाउन के बावजूद इसका काम नॉन स्टॉप जारी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट और राजपथ और इसके दोनों तरफ के इलाके का कायाकल्प किया जा रहा है। जो इमारतें पुरानी पड़ चुकी हैं उनकी जगह नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नया पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हॉल, संविधान म्यूजियम, वाइस प्रेसिडेंट का घर और प्राइम मिनिस्टर्स हाउस और प्रधानमंत्री का ऑफिस, इन सब का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नई पार्लियामेंट कैसी होगी, ये पुरानी संसद से कितनी अलग होगी, नई संसद में क्या क्या सुविधाएं होगी, इसकी डिटेल्स भी मेरे पास में है। मौजूदा संसद की बिल्डिंग 110 साल पुरानी हो चुकी है। इसमें फायर सेफ्टी के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं है, लेकिन नई पार्लियामेंट में फायर सेफ्टी के साथ साथ दूसरी सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम किया गया है।
मौजूदा पार्लियामेंट हाउस भूकंप रोधी नहीं है, यानी अगर भूकंप आए तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग पर बड़े से बड़े भूकंप का कोई असर नहीं होता। मौजूदा पार्लियामेंट में डिजिटल सुविधा देने में मुश्किल आती है। नई बिल्डिंग में नई टेक्नोलॉजी होगी। संसद की नई बिल्डिंग में 6 कमेटी रूम होंगे। नए पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा राज्यसभा के अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बनाया जा रहा है। इसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत दर्शाने के लिए धरोहर के साथ साथ संविधान की ओरिजिनल कॉपी रखी जाएगी। संसद भवन की नई बिल्डिंग 64,000 स्क्वायर फीट एरिया में बन रही है। मौजूदा बिल्डिंग में 788 एमपीज एक साथ बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट की नई इमारत में 1224 एमपीज के बैठने का इंतजाम है। प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्टा के कंस्ट्रक्शन का काम देखने गए, लेकिन मोदी की बात विरोधियों को पसंद नहीं आई। कांग्रेस से इस पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के विजिट की टाइमिंग की बात की। कांग्रेस ने कहा, 2-3 महीने पहले ही कोरोना महामारी की वजह से हजारों लोगों ने अपनों को खोया है। प्रधानमंत्री को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। अगर प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा की जगह किसी हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते तो बेहतर होता। ऑल इंडिया MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी हर जगह क्यों पहुंच जाते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेना था तो साथ में लोकसभा स्पीकर को ले जाते। भारत के संविधान के लिहाज से हमारे मुल्क में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के। और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मदाखलत नहीं करेगा, ना जुडिशरी के, सब इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है वो संविधान के लिहाज से थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अगर प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले जाकर नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उसका मायना करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा मानना है वो गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ उनका ये स्टेप है। दूसरा, उस हाउस का जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो उनके साथ क्यों नहीं थे? ये ऐसी जगह नहीं है कि प्रधानमंत्री निकलकर राष्ट्रपति की रोड का मायना कर ले। प्रधानमंत्री वो कर सकते हैं, मगर जब आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो पार्लियामेंट स्पीकर के तहत आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। वहां की जिम्मेदारी, वहां का कस्टोडियन स्पीकर है। प्रधानमंत्री अकेले क्यों गए? स्पीकर को बुलाना चाहिए था, स्पीकर उनके साथ होना चाहिए था। ये समझना मुश्किल है कि 3 दिन के अमेरिका दौरे के बाद वापस आने पर अगर मोदी ने आराम नहीं किया तो किसी को शिकायत कैसे हो सकती है। अगर वापस लौटकर संडे के दिन प्रधानमंत्री कमरा बंद करके सोए नहीं, साइक्लोन की चिंता करने लगे, चीफ मिनिस्टर से बात करने लगे, राजनाथ सिंह और अमित शाह को मीटिंग के लिए बुला लिया, तो इसमें बुराई क्या है? अगर शाम को पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का जायजा लेने पहुंचे, धूल मिट्टी में खड़े होकर मजदूरों से बात करने लगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम यह है कि मोदी ने मजदूरों से ये क्यों पूछा कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई या नहीं? या फिर प्रॉब्लम यह है कि इसकी तस्वीरें क्यों दिखाई गई? अगर मोदी साइट पर जाते और तस्वीरें सामने ना आती तो यही लोग कहते कि मोदी ने इस विजिट को सीक्रेट क्यों रखा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। असल प्रॉब्लम यह है कि मोदी ना तो छुट्टी लेते हैं, ना पार्टियां करते हैं, ना आराम करते हैं, और इसकी वजह से दूसरे नेताओं का जीना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जनता सब देखती है। मुझे तो लगता है कि मोदी की मेहनत से, मोदी की लगन से, मोदी के काम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और अब मैं आपको दिखाता हूं 6 लाख रुपए की चप्पल कैसे होती है। ये जो चप्पल आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चप्पल की कीमत 6 लाख रुपए है। और कुछ लोग ये चप्पल पहनकर राजस्थान में टीचर्स की भर्ती का एग्जाम देने पहुंचे थे। अब आप पूछेंगे ये चप्पल इतनी महंगी क्यों है? असल में ये चप्पल एग्जाम में नकल करवाने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इस चप्पल में रिमोट की तरह जो डिवाइस दिख रही है, ये ब्लूटूथ से जुड़ी है और इसी के जरिए नकल करवाई जा रही थी।
दरअसल कल राजस्थान में टीचर्स की भर्ती के लिए एग्जाम थे। करीब 16 लाख लोग एग्जाम देने आए और पोस्ट थी 31,000। जाहिर है कंपटीशन कड़ा था, तो इसका फायदा कुछ लोगों ने उठाया। ब्लूटूथ वाली चप्पल डिजाइन की और एक जोड़ी चप्पल की कीमत रखी 6 लाख रुपए। इसी तरह की करीब 25 चप्पलें बिकी। अब आपको लगेगा आखिर चप्पल ही क्यों? तो इसका जवाब यह कि प्रशासन को भी इस बात का एहसास था कि एग्जाम में नकल हो सकती है, नए नए तरीके खोजे जा सकते हैं, इसलिए जूते पहनना अलाउड नहीं था। चप्पल पहनने को कहा गया था, लेकिन लोगों ने चप्पलों में ही खेल कर दिया और नकल के लिए ऐसा जुगाड़ किया कि पुलिस ने इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस रैकेट का मास्टरमाइंड तुलसीराम नाम का शख्स है, जो एक जमाने में पुलिस में नौकरी कर चुका है, लेकिन वहां से उसे बर्खास्त कर दिया गया था। वैसे प्रशासन ने नकल रोकने के लिए अपनी तरफ से इंतजाम तो पूरे किए थे। जैसे लड़कियां फुल स्लीव के कपड़े पहनकर आईं तो उनके स्लीव्स काट दिए गए, बालों का जूड़ा बनाने नहीं दिया गया, हर लड़की को बाल खोलकर एग्जाम सेंटर के भीतर भेजा गया। लेकिन नकल कराने वालों ने भी हाईटेक तरीका निकाला। बीकानेर और चूरू में तो ये लोग पकड़े गए, लेकिन बाकी जगह क्या हुआ होगा उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, जो लोग इस तरह से नकल करके जालसाजी करके टीचर बनेंगे, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या सिखाएंगे और क्या संस्कार देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।